मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपका बीए सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है कृषि और उसके प्रकार और उसके वर्गीकरण, आज हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आप कृषि के बारे में आपने शुरू से पढ़ा है कि कृषि कैसे की जाती है, कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी इसमें फसलें उत्पादित की जाती है और फसल चक्र क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपने शुरू से पढ़ा है। 11वीं-12वीं क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। और आज हम आपका ये मेन टॉपिक है कृषि, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके जो वर्गीकरण है उनको देखेंगे, इसका कृषि शब्द है उसका अर्थ देखेंगे, इसके प्रकार देखेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कृषि, देखिए ये कृषि जो शब्द है वो इंग्लिश का एग्रीकल्चर शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है एग्री, दूसरा है कल्चर। ठीक है। और इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है भूमि को जोतकर फसल उत्पादित करना। भूमि को जोतकर फसल उत्पादित करना। ठीक है। कृषि जो शब्द है वो एग्रीकल्चर शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है एग्री और दूसरा है कल्चर। और इसका शाब्दिक अर्थ हो गया भूमि को जोतकर कृषि का उत्पादन करना। ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी एक परिभाषा है, इम्पोर्टेंट परिभाषा है, वो हम देखते हैं कि किसने दी थी। वो परिभाषा दी थी मार्टिन महोदय ने। मार्टिन महोदय के अनुसार फसलों और पौधों दोनों का उद्देश्य देखरेख करना ही कृषि है। ये किसने कहा था? मार्टिन महोदय ने कहा था कि कृषि मतलब ये फसलों और पौधों दोनों का उद्देश्य तरीके से उनका देखरेख करना ही हम कृषि कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कृषि के प्रकार, कि कृषि कितने प्रकार की होती है। कृषि के प्रकार, तो देखिए कृषि को उनकी जो भूमि की उत्पादन क्षमता के आधार पर, उसकी जो शस्य गहनता है उसके आधार पर, और जो जल है जल की उपलब्धता के आधार पर, और उनका जो उद्देश्य है उनके आधार पर कई भागों में विभाजित किया गया है। तो हमारा पहला जो विभाजन है वो है कृषि भूमि के आधार पर। कृषि भूमि के आधार पर तो हम देखते हैं कि कृषि भूमि के आधार पर हम जब इनका वर्गीकरण करते हैं तो ये इनको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है गहन या सघन कृषि, गहन या सघन कृषि। ठीक है। और दूसरा है विस्तृत कृषि, ये किसके आधार पर है? कृषि भूमि के आधार पर। ठीक है। पहले दो इसके कृषि भूमि के आधार पर दो वर्गीकरण हो गए हमारे, गहन या सघन कृषि और एक हो गया विस्तृत कृषि। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं गहन या सघन कृषि। देखिए गहन या सघन का मतलब है कि जहाँ पर जिस क्षेत्र में जनसंख्या का निवास सबसे अधिक होता है, मतलब जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जनसंख्या अधिक होती है, और वहाँ पे जो कृषि योग्य भूमि है वो बहुत कम होती है, उस क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है? सघन कृषि। क्योंकि आपको पता है कि जनसंख्या अधिक है तो उसको जो खाद्यान्नों की जो आवश्यकता है वो भी अधिक होगी, और उस खाद्यान्नों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या तो अधिक होती है और कृषि योग्य भूमि कम होती है, तो इस जनसंख्या की आपूर्ति करने के लिए छोटे छोटे खेत होते हैं। उन छोटे छोटे खेतों में एक साल में एक से अधिक प्रकार की कृषि की जाती है, और फसल चक्र को भी अपनाया जाता है।
फसल चक्र से क्या होता है कि एक साल में मतलब एक बार जो फसल उगा ली उसको दूसरी बार दूसरी जगह उगाई जाती है और उस जगह पे कोई दूसरी अन्य फसल उगाई जाती है। इस प्रकार से उसकी भूमि की जो उत्पादन क्षमता है वो बनी रहती है। तो हम देखते हैं इसकी कुछ जो विशेषताएं हैं उनको देखते हैं कि इस कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली हमारी है सघन कृषि। सघन कृषि, सघन या गहन कृषि। तो हम इसकी कुछ विशेषताओं में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सघन कृषि है वो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। सघन जनसंख्या, ठीक है, ये इसकी एक विशेषता हो गई कि इस प्रकार की कृषि कहाँ की जाती है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। दूसरी इसकी विशेषता है खाद्यान्न फसलों की प्रधानता। खाद्यान्न फसलों की प्रधानता मतलब इसमें जो खाद्यान्न फसलें हैं जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, इस प्रकार की कृषि इस क्षेत्र में ज़्यादा की जाती है क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह जनसंख्या का भरण पोषण करना होता है, ना कि इसका व्यापार करना। इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में जो जनसंख्या होती है उस जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ही यह सघन कृषि की जाती है। इसकी अगली विशेषता है एक ही खेत में एक से अधिक फसल। एक से अधिक फसल मतलब जहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है और कृषि भूमि कम होती है उन क्षेत्रों में क्या होता है कि एक ही खेत होते हैं और वहाँ पे खेत भी छोटे छोटे होते हैं और उनमें क्या किया जाता है, एक ही खेत में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, खाद्यान्नों की प्राप्ति करना। ठीक है, आगे इसकी जो विशेषता है फसल चक्र को अपनाना। फसल चक्र अपनाना, इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है कि फसल चक्र को भी अपनाया जाता है जिससे क्या होता है उसकी जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। और क्योंकि उनका जो आपको पता है, मैंने पहले बताया है कि उनका जो मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या का भरण पोषण करना, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। और आवश्यकताओं की पूर्ति तभी हो सकती है जब उनका जो उस क्षेत्र में खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक हो, और खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक करने के लिए फसल चक्र को अपनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्षेत्र, मतलब कौन कौन से क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है। तो देखिए, एक तो मानसूनी एशिया। मानसूनी एशिया, मानसूनी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे भारत है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है और इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सभी देश हैं जो मानसूनी एशिया में आते हैं। और इस मानसूनी एशिया में ही सर्वाधिक मात्रा में सघन और गहन कृषि की जाती है क्योंकि इसी क्षेत्र में, मतलब एशिया के इसी क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या का निवास हमें देखने को मिलता है और इसी कारण से यहाँ पे सघन या फिर गहन कृषि की जाती है। मेन तो इसका जो क्षेत्र है वो हो गया मानसूनी एशिया, और अगला इसका जो क्षेत्र है वह पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप, ठीक है, आदि में सघन कृषि की जाती है। तो इसकी ये कुछ विशेषता हो गई, ये आपको एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये कृषि सघन या फिर गहन कृषि कहाँ की जाती है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। ठीक है, यहाँ पे खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होती है, एक ही खेत में एक से अधिक फसल की जाती है और फसल चक्र को अपनाया जाता है। और इसके जो क्षेत्र है वो है मानसूनी एशिया और पश्चिमी यूरोप आदि। अब हम अगली जो हमारी जो फसल है उसको देखते हैं, वो है विस्तृत कृषि। दूसरी है हमारी विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि, अब देखिए ये विस्तृत कृषि है वो पूरी सघन कृषि के विपरीत, बिल्कुल विपरीत है। सघन कृषि में तो क्या था कि जनसंख्या तो अधिक थी और क्षेत्रफल कम था, और इस विस्तृत कृषि में क्या है, क्षेत्रफल तो अधिक है और जनसंख्या कम है।
और जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल अधिक है, इसी वजह से मतलब एक बहुत बड़े बड़े खेतों में ये विस्तृत कृषि है वो की जाती है। चलिए हम इसकी कुछ विशेषताएं हैं पहले उनको देखते हैं। पहली है कम जनसंख्या। उसमें तो क्या था, जनसंख्या अधिक थी और कृषि योग्य भूमि थी कम, और इसमें क्या है, कम जनसंख्या है और कृषि योग्य जो भूमि है वो अधिक है। अगली इसकी जो विशेषता है, मानव श्रम पर्याप्त मात्रा में नहीं, क्योंकि ये जो विस्तृत कृषि है उस विस्तृत कृषि में बड़े बड़े जो कृषि के जो खेत होते हैं उन बड़े बड़े खेतों में मशीनों के द्वारा कृषि की जाती है, इसलिए मानव श्रम की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। ठीक है, अगला है यंत्रों की सहायता से कृषि। यंत्रों की सहायता से कृषि, अभी मैंने बताया कि इस जो विस्तृत कृषि वाले जो क्षेत्र हैं उनमें क्षेत्रफल तो अधिक है और जनसंख्या कम है और वहाँ पे खाद्यान्नों की जो मांग है वो भी बहुत कम है। इस वजह से यहाँ पे बड़े बड़े जो खेत हैं उन बड़े बड़े खेतों में यंत्रों की सहायता से कृषि की जाती है और मानव की श्रम की जो आवश्यकता है वो बहुत ही कम होती है, तो यहाँ पे यंत्रों की सहायता से कृषि की जाती है। अगला है व्यापार के लिए कृषि। व्यापार के लिए कृषि, तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो विस्तृत जो कृषि है उनमें विस्तृत ही जो कृषि के मैदान है उनमें खाद्यान्नों के लिए कृषि नहीं की जाती है। जनसंख्या की मतलब जनसंख्या कम होती है इसलिए खाद्यान्नों की जो मांग है वो कम है, इसलिए खाद्यान्न फसलों का उत्पादन यहाँ पे नहीं किया जाता है। यहाँ पे तो केवल जो व्यापारिक फसल है उन्हीं का उत्पादन किया जाता है। किस उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से। ठीक है, अब इसके जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को हम देखते हैं। एक है यूएसए, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है यूएसए, रूस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हमारी हो गई विस्तृत कृषि। इसको हम वापस देखते हैं कि कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ पे जनसंख्या कम होती है और जनसंख्या तो कम होती है और क्षेत्रफल अधिक होता है और मानव श्रम की आवश्यकता भी यहाँ पे कम होती है क्योंकि यहाँ पे यंत्रों की सहायता से कृषि की जाती है। और इसके जो यहाँ पे जो कृषि की जाती है वो किस उद्देश्य से की जाती है, व्यापार के उद्देश्य से। और इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है यूएसए, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि। तो ये हमारा एक प्रकार हो गया कंप्लीट। कौन सा, कृषि भूमि के आधार पर हमने जो वर्गीकरण किया था उसमें दो प्रकार थे, गहन कृषि और विस्तृत कृषि। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आगे जिसका जो वर्गीकरण है वो है वर्षा की मात्रा के आधार पर। वर्षा की मात्रा के आधार पर, वर्षा की कृषि को हमने वर्षा की मात्रा के आधार पर भी वर्गीकृत किया है, जिनमें पहला है मतलब अधिक वर्षा वाले या फिर आर्द्र कृषि वाले क्षेत्र, दूसरा है शुष्क कृषि वाले क्षेत्र और तीसरा है सिंचित क्षेत्र। तो इनमें से हम पहला है वो देखते हैं आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि, अब आर्द्र का मतलब आपको पता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, मतलब 150 से लेके या फिर 400-500 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, मिलीमीटर तक वर्षा होती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वो क्षेत्र आर्द्र क्षेत्र होते हैं और उन क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है वही आर्द्र कृषि है। तो हम इसकी कुछ जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं। पहले इसकी विशेषता है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है।
दूसरा है, इसे तर कृषि भी कहते हैं। इसे तर कृषि भी कहते हैं। ये जो आर्द्र कृषि है उसी का दूसरा नाम क्या है, तर कृषि। तीसरे इसके जो क्षेत्र हैं वो है यूरोप, अमेरिका व एशिया के आर्द्र क्षेत्र। यूरोप, अमेरिका और एशिया के आर्द्र क्षेत्रों में ये जो अपनी आर्द्र कृषि है वो की जाती है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी फसल उत्पादित की जाती है। तो एक है चावल, गन्ना और जूट। ये जो आर्द्र कृषि है उस कृषि में एक तो चावल, क्योंकि आपको पता है चावल के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। चावल, गन्ना और जूट, ये जो 3 फसलें हैं वो ही इस आर्द्र कृषि में की जाती है। ठीक है, इसके मतलब इसको पॉइंट एक बार वापस देखते हैं। आर्द्र कृषि कहाँ की जाती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। इसे तर कृषि भी कहते हैं। और इसके जो क्षेत्र हैं वो है यूरोप, अमेरिका और एशिया के आर्द्र क्षेत्र। ठीक है, और ये इस कृषि में चावल, गन्ना और जूट का ही उत्पादन किया जाता है। ये हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हमारी है आर्द्र कृषि के बारे में। आर्द्र कृषि के आगे है जो है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि अब ये इसका बिल्कुल विपरीत है। आर्द्र कृषि में तो जहाँ मतलब अधिक मात्रा में वर्षात होती है उस क्षेत्र में की जाती है। और शुष्क कृषि कहाँ की जाती है, वहाँ जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है, मतलब 50 या फिर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में ही शुष्क कृषि की जाती है। तो देखिए कुछ विशेषताएं हैं उसकी, वो हम देखते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, ठीक है। और दूसरे इसके जो क्षेत्र हैं भारत के राजस्थान व पश्चिमी व मध्य एशिया। एक तो जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में शुष्क कृषि की जाती है। और दूसरा है हमारा जो क्षेत्र भारत के जो भारत का जो पश्चिमी जो रेगिस्तान है उस क्षेत्र में, और जो पश्चिमी मध्य एशिया है इन 2 क्षेत्रों में ही शुष्क कृषि की जाती है। अगला हमारा जो तीसरा है वो सिंचित कृषि। अब इसका मतलब आपको पता है कि सिंचित कृषि नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पे कृषि करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है उन्हीं क्षेत्रों को सिंचित कृषि कहते हैं। उसी कृषि को सिंचित कृषि कहते हैं। जैसे इस कृषि की कुछ विशेषताएं वो हम देखते हैं। 50 से 100 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होती है वहाँ सिंचित कृषि की जाती है। आगे है मानसूनी, इसके जो क्षेत्र हैं वो है मानसूनी व उपोष्ण प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिंचित कृषि। सिंचित कृषि कहाँ की जाती है, जहाँ वर्षा कम होती है और कृषि करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। वर्षा कितनी, 50 से लेके 100 सेंटीमीटर तक। और क्षेत्र कौन से हैं, मानसून एशिया और उपोष्ण प्रदेश। इन 2 प्रदेशों में सिंचित कृषि की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने इस कृषि के वर्गीकरण किया, और कृषि के वर्गीकरण करके इसके 2 पार्ट है वो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। और आगे की वीडियो में हम इसके जो 2 पार्ट बच गए हैं उनको देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।